अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग, दैट इज़ आवर 9th लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी। प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हमने चैनल के ऊपर अपलोड किए हैं, अगर आपने वो वीडियोस वॉच नहीं की तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ रिपोर्ट राइटिंग, और जितना भी कंटेंट हम डिस्कस करेंगे वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि रिपोर्ट राइटिंग क्या है। व्हाट इज़ रिपोर्ट राइटिंग? रिपोर्ट मीन्स डिस्क्रिप्शन। रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर रिपोर्ट राइटिंग एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो रिसर्च फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट करता है। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ रिसर्च। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग योर रिसर्च इन अ वेरी क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। लेट्स सपोज यू आर अ रिसर्चर, तो जब आप अपना प्रॉब्लम, डाटा एनालिसिस और फाइंडिंग्स को प्रॉपर रिटन फॉर्म में लिखते हैं ताकि दूसरे लोग जो है वो उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएँ, तो दैट्स कॉल्ड रिपोर्ट राइटिंग। अ रिपोर्ट इज़ अ क्लियरली स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट। मीन्स ये कोई रैंडम डॉक्यूमेंट नहीं होता, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड में होता है, जैसे इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथडोलॉजीज, डाटा एनालिसिस, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन्स, कैलकुलेशंस, रेफरेंसेस। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द पर्पसेस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, के बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग लिखने का मकसद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं रिपोर्ट राइटिंग के। तो सबसे पहले जो पर्पज़ है दैट इज़ इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट, इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना। रिपोर्ट राइटिंग का मेन पर्पज़ होता है रिसर्च को इंटरेस्टेड लोगों तक पहुंचाना, क्लियरली कम्युनिकेट करना, यानी इंफॉर्मेशन को सभी लोगों तक फैला देना, लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सेकेंड वन इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च रिपोर्ट इस तरह लिखी जाती है कि रीडर पूरा रिसर्च प्रोसेस समझ सके, रीडर ये देख सके कि प्रॉब्लम सिलेक्शन से लेके डाटा एनालिसिस तक किस तरह से काम हुआ है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो हुए हैं। ठीक है, रिसर्च प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग ही जो है वो आपकी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग बनाती है। नेक्स्ट वन इज़ वैलिडिटी। जब रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश होती है तो दूसरे एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो आपकी रिसर्च को, आपकी रिपोर्ट को जो है वो रिव्यू करते हैं। सो इससे जो रिसर्च की क्वालिटी होती है वो भी चेक हो जाती है और जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं वो आइडेंटिफाई हो जाती हैं। नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। रिसर्च रिपोर्ट के अंदर क्लियरली ये मेंशन होता है कि रिसर्च कैसे की गई है, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, सैंपल कितना था, कैसा था, सिलेक्ट कैसे हुआ, कौन से मेथड यूज़ हुए हैं, डाटा किस तरह से कलेक्ट किया गया है, एनालिसिस कैसे हुए हैं। सो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मीन्स रिसर्च के हर स्टेप को ओपनली प्रेजेंट करना, और रिसर्चर जो है वो अपने काम और अपने फाइंडिंग्स के लिए कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल हो। जैसे अगर गवर्नमेंट ने एजुकेशन इम्प्रूवमेंट के लिए 10 लाख रुपीज़ दिए हैं, ठीक है, तो रिसर्चर ने स्टडी की तो उसे रिपोर्ट में ट्रांसपेरेंटली बताना होगा कि कितने स्कूल विजिट किए, कौन सा डाटा कलेक्ट हुआ, रिजल्ट्स कैसे आए, क्या रिकमेंडेशंस दी। नेक्स्ट वन इज़ वेरिफिकेशन एंड रेप्लिकेशन। अगर रिपोर्ट डिटेल्ड होती है तो दूसरे रिसर्चर जो हैं वो सेम स्टडी को दोबारा से करते हैं, और अगर सेम रिजल्ट्स आते हैं, जो रिजल्ट्स आपके आए हैं, तो उसको जो है वो उस रिसर्च को स्ट्रॉन्ग रिसर्च माना जाता है, वैलिड रिसर्च माना जाता है और क्लियर माना जाता है। रिपोर्ट राइटिंग की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि एक अच्छी रिपोर्ट जो होती है उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो सबसे पहले है अट्रैक्टिवनेस। यहाँ पर अट्रैक्टिवनेस का मतलब ये नहीं है कि वो डेकोरेटिव होगी, अच्छी होगी, खूबसूरत होगी, बट इट मीन्स ओवरऑल रिसर्च की प्रेजेंटेशन जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। जैसे उसकी प्रिंटिंग क्लीन हो, उसके अंदर जो पेपर यूज़ हुआ है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, स्पेस प्रॉपर होनी चाहिए, क्लियर फॉन्ट्स का यूज़ हो, उसके अलावा प्रॉपर मार्जिन होना चाहिए, क्योंकि अगर रिपोर्ट देखने में ऑर्गेनाइज होगी तो इंप्रेशन जो है वो पॉजिटिव होगा। सेकंड वन इज़ बैलेंस्ड लैंग्वेज। देखो, आपकी रिसर्च रिपोर्ट की लैंग्वेज जो है वो ना तो ज़्यादा डिफिकल्ट होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सिंपल होनी चाहिए, बल्कि जो है वो मिक्स्ड लैंग्वेज का यूज़ होना चाहिए, स्टैंडर्ड एकेडमिक टोन होनी चाहिए, ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपने टेक्निकल टर्म्स का यूज़ करना है और सिंपल और क्लियर एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, क्योंकि अगर लैंग्वेज बहुत टेक्निकल होगी तो रीडर कन्फ्यूज़ हो जाएगा, और अगर बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज होगी तो एकेडमिक वैल्यू जो है वो आपकी रिपोर्ट की जो है वो कम हो सकती है। सो दैट्स वाई बैलेंस ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज़ नो रेपिटेशन ऑफ फैक्ट्स। एक अच्छी रिपोर्ट, एक गुड रिपोर्ट के अंदर जो है वो अननेसेसरी रेपिटेशंस नहीं होनी चाहिए। यानी अगर एक बात आपने, एक फैक्ट आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया है तो उस फैक्ट को, उस बात को बार बार पूरी रिपोर्ट के अंदर एक्सप्लेन ना करें, बार बार उस फैक्ट को इंट्रोड्यूस ना करवाएं, उसको रिपीट ना करें, क्योंकि एक ही बात बार बार रिपीट करने से एक तो आपकी रिपोर्ट जो है वो बोरिंग हो जाएगी, दूसरा वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। दैट्स वाई हर सेक्शन का जो है वो अपना एक पर्पस होना चाहिए।
नेक्स्ट वन इज एक्यूरेसी ऑफ डाटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया है वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। कलेक्टेड डाटा शुड बी करेक्ट, एकदम अथेंटिक, फिगर्स ठीक होने चाहिए, टेबल्स एक्यूरेट होने चाहिए, रेफरेंसेस जो भी आपने यूज़ किए हैं वो वैलिड होने चाहिए, और कैलकुलेशंस जो हैं उसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपकी पूरी रिसर्च जो है वो उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो सकती है। नेक्स्ट वन इज़ करंट एप्लीकेबिलिटी। एक अच्छी रिपोर्ट का कंटेंट जो है वो रेलिवेंट हो और प्रैक्टिकल होना चाहिए, और रिसर्च जो है वो सिर्फ थ्योरी तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके रिजल्ट्स जो होने चाहिए वो रियल लाइफ में भी अप्लाई होने चाहिए, ठीक है। आपकी रिसर्च जो है वो इस तरह से करंटली एप्लीकेबल होनी चाहिए। उसके अलावा जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ़िकल्टीज़ एंड शॉर्टकमिंग्स। देखो, आपने जब रिसर्च की थी तो रिसर्च करते वक्त आपने जो भी डिफ़िकल्टीज़ आपको पेश हुई, जो भी फेस किया आपने, जितने भी चैलेंजेस आपने फेस किए, जितनी भी लिमिटेशंस आपने फेस की, वो सारी आपको अपनी रिपोर्ट में मेंशन करनी है, ठीक है, कि आपने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए हैं, कहाँ पर कमी है, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इससे ये होगा कि आपकी ऑनेस्टी भी शो हो जाएगी और फ्यूचर रिसर्चर्स जो हैं उनको भी गाइडेंस मिलेगी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्स और फॉर्मेट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। देखो, रिपोर्ट लिखने के लिए क्या एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, किस तरह से रिपोर्ट लिखी जाती है, कौन से एस्पेक्ट्स फॉलो किए जाते हैं। नॉर्मली ये सब जो है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किस तरह का क्वेश्चन है और किस तरह से उसका आंसर लिखना है। बट रिसर्च रिपोर्ट लिखने के लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड एलिमेंट्स को फॉलो करना है जो आपकी रिपोर्ट को ऑर्गेनाइज्ड, क्लियर और प्रोफेशनल बनाते हैं। इन एलिमेंट्स को फॉलो करने से आपकी पूरी रिपोर्ट को जो है रीडर ईजिली समझ पाता है। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है टाइटल पेज। कोई भी बुक आप लेते हैं या कोई भी बुक आप ख़रीदते हैं तो आप देखते हैं कि उसका फर्स्ट जो टाइटल पेज होता है उसके ऊपर जो इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसको हम प्री फेस भी कहते हैं, उसको कवर पेज भी कहते हैं। तो टाइटल पेज ऑफ रिसर्च रिपोर्ट का टॉपिक होता है इट शुड बी क्लियर, डायरेक्ट एंड ऑथेंटिक। आप कोई भी असाइनमेंट बनाते हैं तो आप पहले कवर पेज बनाते हो, तो अपने टॉपिक का नाम लिखते हैं, ठीक है, अपना नेम लिखते हैं, अपना रोल नंबर लिखते हैं, उसके अलावा अपने प्रोफेसर का नाम लिखते हैं जिसको आपने वो रिसर्च या वो असाइनमेंट सबमिट करवानी होती है, ठीक है। उसके अलावा सबमिशन डेट मेंशन करते हो, टॉपिक मेंशन करते हो, ये सारी जो ब्रीफली चीज़ें होती हैं ना, तो वो आप जो है टाइटल पेज के ऊपर मेंशन करते हैं, ठीक है। तो सेकंड वन इज़ इंट्रोडक्शन। यहाँ से रिपोर्ट का जो मेन टेक्स्ट होता है ना वो शुरू होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप रिसर्च प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कॉन्टेक्स्ट देते हैं और ये बताते हैं कि ये टेक्स्ट और टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है, किस तरह आपने रिसर्च कंप्लीट की है, कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, आपने डाटा किस तरह से कलेक्ट किया है, कौन सा डाटा आपने कलेक्ट किया है, सेकेंडरी डाटा कलेक्ट किया है या फिर प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया है, आपकी रिसर्च का जो डिज़ाइन था वो किस तरह का था, कौन सा रिसर्च डिज़ाइन आपने चूज़ किया है, सैम्पल साइज़ क्या था, कहाँ से डाटा कलेक्ट किया है, उसके अलावा सैम्पलिंग जो टेक्निक्स थी वो आपने कौन सी यूज़ की हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ की है या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को यूज़ किया, ठीक है। इसके अलावा जब आपने डाटा कलेक्ट किया तो जो भी टेक्निक्स आपने यूज़ किए हैं प्राइमरी या फिर सेकेंडरी, उसमें आपने क्वेश्चनियर यूज़ किया, इंटरव्यू, सर्वे, बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, किन तरीक़ों से, किन मेथड से आपने डाटा कलेक्ट किया, तो ये सारा कुछ आपको अपनी रिपोर्ट राइटिंग में बताना होता है। जो भी तरीके आपने अपनी रिसर्च के दौरान यूज़ किए हैं तब आपको इंट्रोडक्शन देना होता है इस पार्ट के अंदर। नेक्स्ट वन इज़ एब्स्ट्रैक्ट, इट्स आल्सो कॉल्ड समरी और एग्जेक्टिव समरी। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आप रिसर्च के बारे में 4 चीज़ें बताते हैं, आपका टॉपिक क्या है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है, कि रिसर्च किस इशू पर है, किस टॉपिक को आपने एक्सप्लेन किया है, किस टॉपिक के ऊपर आपने रिसर्च किया है, यानी आपने किस प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च किया। उसके बाद आप मेथड बताते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं कि डाटा आपने किस तरह से कलेक्ट किया है, कौन कौन से मेथड्स आपने यूज़ किए हैं। उसके बाद आप रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स को बताते हैं। आफ्टर दैट कंक्लूजन, उसके बाद आप कंक्लूजन बताते हो, जो भी मेन फाइंडिंग्स आपके पास आ गए हैं उनका इम्पैक्ट और मीनिंग बताते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आप अपनी पूरी रिसर्च का एक ओवरव्यू कन्वे करते हो, ठीक है। उसके बाद आता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी हम इसको रेफरेंसेस भी कह सकते हैं, इट्स फुल डिटेल ऑफ एनी वर्क यू हैव रेफर टू इन द रिपोर्ट, ठीक है, इंक्लूडिंग बुक्स, जर्नल्स, वेबसाइट्स एंड अदर मटेरियल। कहाँ कहाँ से आपने डाटा कलेक्ट किया है, कौन से बुक्स आपने यूज़ किए हैं, कौन से जर्नल्स यूज़ किए हैं, कहाँ से डेफिनेशंस पिक की हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको बिब्लियोग्राफी के अंदर बतानी होती है, मेंशन करनी होती है, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेप है फॉर्मेट का। आई होप यहाँ तक आज की वीडियो एंड होती है। आई होप आपको रिपोर्ट राइटिंग की अच्छे से समझ आई होगी। कहीं से समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक लाजमी किया करो यार, पूरी वीडियो देख लेते हो और लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं
करते और ना ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो। अपना रखना ख्याल, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।